तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेनर में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 28 की स्टार्टिंग होती है कि नंबर 100 नॉर्थन ज्ञानसू में गया है और वहीं दिखाया जाता है मोर्युगे, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है पिटने के बाद। और वहीं वो कहता है कि हाँ, वो अपनी बिजनेस की वजह से वहाँ पे क्लाइंट को ढूंढने के लिए गया है। तो वहीं मोरंग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि नॉर्थन ज्ञानसू ये तो वहीं है जहाँ वो नागिन रहती है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस आयरन ब्लड बटालियन के सोल्जर को जिसको कोई मार रहा होता है, और दिखाया जाता है कि इसको मारने वाला उसी का कोई सीनियर होता है। और वहीं वो गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम मुझे ये अब क्यों रिपोर्ट कर रहे हो, जब कोई भी गोल्डन आयरन ब्लड टोकन का यहाँ पे अपीयर हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करनी होगी। क्या मैंने ये तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? और हमें बताया जाता है कि ये यहाँ इस आयरन ब्लड फोर्ट्रेस हेकांग फोर्ट्रेस का ब्रांच मैनेजर नो डाइसीओ है। और वहीं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उस सोल्जर की लात मारते हुए कहता है कि तुम यूजलेस, और वो अपनी लात मार पाता उससे पहले ही वो सोल्जर कहता है कि वो एक मर्चेंट था। तो इस चीज़ को सुन के ही वहाँ ब्रांच मैनेजर दुखते हुए कहता है क्या एक मर्चेंट? तो वहीं वो सोल्जर भी बताता है कि हाँ, कि हम उसके पीछे गए थे और हमें मालूम पड़ा कि वो सभी मर्चेंट ग्रुप के पास जा रहा था। इस बात को सुन के ही ब्रांच मैनेजर सोचते हुए कहता है कोई इतने ज़्यादा नोटेबल जिसके पास गोल्डन आयरन ब्लड टोकन है वो यहाँ मर्चेंट के साथ डील करता है, वो भी बिना कोई स्कॉट के। आखिरकार वो कैसा दिखता था? तो इस बात को सुन के ही वो सोल्जर कहता है कि वो एक यंग मैन था जिसने एक मार्शल आर्ट अकेडमी की ड्रेस पहन रखी थी। और इस बात को सुन के ही वहाँ वो ब्रांच मैनेजर गुस्सा करते हुए कहता है कि एक मार्शल आर्ट अकेडमी की ड्रेस किसी ऐसे बंदे के पास गोल्डन आयरन ब्लड टोकन है? आखिरकार मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं मगर ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। और वहीं वो इस बात को कह के ही वहाँ से जाते हुए कहता है कि जल्दी से उसको ढूंढो और जैसे ही वो मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं खुद जाके उसको चेक करूंगा। तो वहाँ वो तीनों भी कहते हैं ठीक है सर। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो वहाँ अलग अलग मर्चेंट के साथ वहाँ मिल के आ रहा होता है। और वहीं दिखाए जाते हैं वो सभी लोग जिनका आयरन ब्लड बटालियन पीछा कर रहे थे, वो यहाँ अब मुसांग का पीछा कर रहे होते हैं। और वहीं दिखाया था उनमें से एक बंदा जो बहुत ज़्यादा गुस्से में मुसांग को देखते हुए सोच रहा होता है कि हम उसको जब से फॉलो कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इसकी जो है आयरन ब्लड बटालियन के साथ क्लोज रिलेशनशिप है, मगर ये बस यहाँ पे बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है। तो वहीं दिखाया था एक पीछे से बंदा कहता है कि सीनियर, क्या हम इसको और ज़्यादा फॉलो करें? तो वहीं वो बंदा भी कहता है कि इसके ऊपर हम थोड़ी देर और नज़र रखते हैं। और दिखाया जाता है कि जैसे ही मुसांग वहाँ से जाने लगता है तो वहीं वो बंदे भी वहाँ मुसांग का पीछा करने लग जाते हैं। वहीं दिखाया जाता है मुसांग की तरफ, जो वहाँ सोच रहा होता है कि आखिरकार ये मेरा कब तक पीछा करेंगे। अब इनको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है मेरे लिए। और जिस तरीके से आयरन ब्लड बटालियन के सोल्जर इनको चेज कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि आयरन ब्लड बटालियन इनके साथ कुछ गरज रखती है। और ऐसा लगता है कि जब मैंने आयरन ब्लड बटालियन को अपना वो गोल्डन आयरन ब्लड टोकन दिखाया था तो इस वजह से इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और इन्हें लगता है कि मैं भी उन आयरन ब्लड बटालियन के साथ हूँ। मगर देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे खिलाफ कोई मर्डरस इंटेंट रखते हैं, तो मैं इनके लिए अभी जाने देता हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ वो ब्रांच मैनेजर उन तीनों सोल्जर के साथ चल रहा होता है। वहीं वो सोल्जर वो मुसांग की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ ये वही है। और दिखाया जाता है कि मुसांग एक मर्चेंट से बात कर रहा होता है। वहीं वो सोल्जर उस मर्चेंट से आके कहता है कि हे, यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर है उनका इस बंदे के साथ कुछ काम है, तो तुम यहाँ से जाओ। तो इस बात को सुन के ही वो बंदा जन से डर के मारे वहाँ से चला जाता है। तो वहीं मुसांग उस सोल्जर से कहता है कि आखिरकार अब क्या है, क्या तुम उसको दोबारा से देखना चाहते हो? तो वहीं वो सोल्जर भी कहता है जो ब्रांच मैनेजर है वो पर्सनली इसे चेक और इतना कह ही पाता है कि उससे पहले दिखाया जाता है कि ब्रांच मैनेजर उसके सिर को पकड़ के तुरंत ही वहाँ जमीन में मार देता है। और वहीं उस पर से हाथ हटाते हुए कहता है क्या तुम सच में ये सोचते हो कि किसी ऐसे बंदे के पास गोल्डन आयरन ब्लड टोकन हो भी सकता है? वैसे भी आयरन ब्लड बटालियन को तुम्हारे जैसे किसी बंदे की जरूरत नहीं है, और मुझे पता भी नहीं है कि तुम जैसे किसी बंदे को गोल्डन आयरन ब्लड टोकन के बारे में पता भी कैसी है। मगर जब तुम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ डील बना रहे हो तो मुझे लगता है तुम यहाँ मरना चाहते हो। तो इस बात को सुन के ही वहाँ मुसांग सीरियस फेस बनाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या नॉनसेंस बोल रही हो? ऐसा कौन ही होगा जो आयरन ब्लड बटालियन की टेरिटरी में आके यहाँ पे फेक टोकन को दिखाएगा? तो इस बात को सुन के ही वो ब्रांच मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम वो जो यहाँ नॉनसेंस कह रहा है, और यहाँ ऐसा कौन ही फूल है जिसने तुमको ये आयरन ब्लड टोकन दिया है, वो भी किसी तुम जैसे बंदे को। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है क्या तुम यहाँ इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे जो भी तुमने यहाँ कहा है? तो इस बात को सुन के ही ब्रांच मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि यहाँ बकवास करना बंद करो। और वहीं वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों में एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है अगर कैसे भी करके ये गोल्डन आयरन ब्लड टोकन रियल भी होगा तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी मरे हुए लोग थोड़ी ना बोलते हैं। वो वहाँ मुसांग पे अटैक कर देता है, मगर दिखाया जाता है
कि वो कुछ चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और देखते हैं कि मुसांग का उस अटैक से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा होता। और वहीं मुसांग गुस्से में कह रहा होता है कि मैंने अपने मास्टर को प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ आके कोई भी ट्रैवल को खड़ी नहीं करूँगा, तो आखिरकार सभी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। और इसी चीज़ को देख के वो ब्रांच मैनेजर जल्दी से पीछे हटते हुए सोचता है कि आखिरकार इस क्रेजी बास्टर के साथ क्या गलत है। ये मेरे से एक फिजिकल अटैक को कैसे डायरेक्टली झेल सकता है और अभी तक इसको कुछ हुआ भी नहीं। क्या इसने आयरन बॉडी स्टेट को अचीव कर लिया है? मगर इसकी एनर्जी को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वहीं मुसांग कहता है, जब हम दोनों में ही किसी को हार्म नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ और मैं भूल जाऊँगा कि जो भी यहाँ पे कुछ भी हुआ है। और अगर तुम यहाँ पे इसे कंटिन्यू करते हो तो इसमें तुम्हें ही लग जाएगी। और इस चीज़ को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। वहीं मुसांग आगे कहता है, और जबकि तुम्हारी स्किल इतनी है, तुम यहाँ पे गली के कुत्तों को भी नहीं पकड़ सकते, और इसी वजह से मैं तुम्हारे इस जो मर्डरस इंटेंट है उसको भी जाने देता हूँ। और इस चीज़ को सुन के ही ब्रांच मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्से में दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम बकवास करना बंद करो। और इसी बात को कह के वो वहाँ मुसांग पे बहुत ज़्यादा अटैक करने लग जाता है। वहीं मुसांग का उस पर थोड़ा भी अंतर नहीं पड़ता। वहीं मुसांग वहाँ सोचने और लग जाता है, आखिरकार मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा हाथ से निकलती जा रही हैं, और अगर मैं यहाँ आयरन ब्लड बटालियन की टेरिटरी में आके ही उनके बंदे को हार्म पहुँचा देता हूँ तो ये और ज़्यादा ट्रबलसम हो जाएगा। और वहीं दिखाया जाता है ब्रांच मैनेजर वहीं वो दोनों हाथों से पाम अटैक सीधा ही मुसांग की छाती पे करता है, मगर दिखाया जाता है कि मुसांग उससे थोड़ा सा भी नहीं हिलता। और वहीं दिखाया जाता है ब्रांच मैनेजर जो इतनी ज़्यादा अटैक करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया होता है। वहीं मुसांग उस ब्रांच मैनेजर से कहता है, क्या तुम्हारा खत्म हो गया? और वहीं मुसांग अपने औहदे को अनलीश करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मुझे भी एक हिट करने दो। और इस चीज़ को देख के ही ब्रांच मैनेजर बहुत ज़्यादा डरते हुए कहता है, रुको। मगर दिखाया जाता है मुसांग का एक सीधा अटैक जो वहाँ इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ब्रांच मैनेजर डरते हुए कहने लगता है कि मैं तो मरने वाला हूँ। और तभी दिखाया जाता है कोई आते हुए कहता है कि प्लीज़ रुको। और दिखाया जाता है कि मुसांग ने वो अटैक साइड में कर दिया होता है जिसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ब्रांच मैनेजर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वहीं दिखाया जाता है कि ये कहने वाला मा यांग होता है। और इस प्रेशर की वजह से यहाँ तक कि जो 2 गार्ड होते हैं वो पीछे उड़ ही जाते हैं। और वहीं इस चीज़ को देख के ही ब्रांच मैनेजर वहीं गिर गया होता है, और वहीं वो बहुत ज़्यादा डरते हुए सोच रहा होता है कि मैं बस मर ही चुका था। आखिरकार ये इसकी स्ट्रेंथ आ कहाँ से रही है। वहीं मा यांग आते हुए कहता है कि मुझे यहाँ एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें गोल्डन आयरन ब्लड टोकन वाला बंदा देखा गया है, तो वो तुम थे मास्टर याक। तो वहीं ब्रांच मैनेजर भी डरते हुए कहता है कि सीनियर माँ। और वहीं वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार जब मा यांग जैसा बंदा ये कह रहा है तो इसका मतलब ये जो गोल्डन आयरन ब्लड टोकन था ये सच में रियल है। वहीं मा यांग मुसांग से कहता है, मगर फिर भी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे आके आयरन ब्लड बटालियन के वॉरियर पे इस तरीके से अटैक कर देते हो, वो भी उन्हीं की टेरिटरी में। वहाँ इस चीज़ को सुन के मुसांग कहता है कि तुम यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। यही वो था जिसने मुझ पे लगातार हिट किए थे, यहाँ तक कि मैंने इस पे एक भी हिट नहीं किया। और इससे भी ज़्यादा ये इस चीज़ से मना कर रहा था कि ये जो गोल्डन आयरन ब्लड टोकन है ये फेक है। और इस चीज़ को सुन के ही मायांग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं मुसांग आगे कह रहा होता है, यहाँ तक कि जो मिस च्योलजिमा हैं उन्होंने खुद मुझसे ये कहा था कि जब मैं इस चीज़ को किसी को भी दिखा दूंगा तो कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। और इस चीज़ को सुन के ही वहाँ ब्रांच मैनेजर डरते हुए कहता है कि सीनियर माँ प्लीज़ मुझे चांस दीजिए जिससे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूँ। मगर दिखाया जाता है माँ यांग को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम यहाँ पे यंग मिस के दिए गए गोल्डन टोकन को इस तरीके से देखोगे? और वो इसी बात को कह के वहीं उस ब्रांच मैनेजर के फेस को पकड़ लेता है। वहीं ब्रांच मैनेजर परेशान होते हुए कहता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ आप। और वो इतना कहता ही है कि वहीं माँ यांग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि चुप रहो। और इसी बात को कह के वो वहाँ उस पर किसी तरीके की टेक्निक को यूज़ करता है जिससे दिखाया जाता है कि वो बंदा वहीं मर जाता है। वहीं माँ यांग उसको वहीं फेंक देता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मुसांग कहता है कि तुम्हें इसके लिए इतनी ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी कि तुमने इस बंदे को मार दिया। तो वहीं माँ यांग कहता है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये तो बस इसका पनिशमेंट है जो कि ये यहाँ यंग लेडी के विल के अगेंस्ट गया है। तो वहीं मुसांग वहाँ से जाते हुए कहता है, वैसे अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे देखनी है। तो इस चीज़ को देख के ही वहाँ माँ यांग कहता है कि रुको, कि जो यंग लेडी हैं वो तुम्हें देखना चाहती हैं, तो क्या तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के वहाँ चल सकते हो? तो वहीं मुसांग भी कहता है, मगर मुझे क्यों जाना चाहिए? वहीं दिखाए जाते हैं वो सभी बंदे जो वहाँ मुसांग और माँ यांग को छुप के देख रहे होते हैं। और वहीं वो बंदा सोच रहा होता है कि मुझे पता ही था कि ये कोई ऑर्डिनरी मर्चेंट नहीं है, और ऐसा लगता है कि ये लगभग राक्षसा ब्लेड के सेम लेवल का हुआ है या फिर और ज़्यादा हाइयर हो सकता है। तो वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो वहाँ आते हुए बड़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है, आखिरकार तुम कौन हो
आखिरकार तुम उस बंदे को छुप के क्यों देख रहे हो। और इस चीज को देख के ही वो बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही वहाँ जल्दी से पीछे हटते हुए मुरोंग की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हमारी ये कब पीछे आ गई, मैंने इसको सेंस तक नहीं किया। मगर दिखाया जाता है मुरोंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है, मैंने पूछा तुम कौन हो और तुम उस बंदे को छुप के क्यों देख रहे थे। तो वहीं इस चीज को देख के वो बंदा भी सोचता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल मास्टर है। डैम इट कि मुझे ही लगा था कि मैं यहाँ इस आयरन बेल्ट बटालियन की टेरिटरी में आके एक फाइट करूंगा। मगर दिखाया जाता है कि इतनी देर में मुरोंग वहां से गायब हो जाती है। वहीं इस चीज को देख के वो बंदा सोच रहा होता है क्या वो गायब हो गई। और दिखाया जाता है कि मुरोंग उसी बंदे के पीछे आ चुकी होती है और तुरंत ही उसके सर को पकड़ के वहां जमीन में लगा देती है। वहीं इस चीज को देख के वहां और बंदे कहते हैं सीनियर। तो वहीं मुरोंग वहां उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि बिल्कुल पास मत आना वरना मैं इसका हाथ तोड़ दूंगी। और वैसे मुझे बताओ आखिरकार तुम कौन लोग हो और तुम उस बंदे को क्यों दबक के देख रहे थे। और तभी मुरोंग उसको ध्यान से देखते हुए कहती है नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले का, जहाँ चोलजवा मा यांग जी से कहती है कि जो मास्टर याक हैं वो जल्दी यहाँ इस रीजन में ट्रेवल करने के लिए आएंगे। जब वो यहाँ पे आएंगे तो वो अपना गोल्डन आयरन ब्लड टोकन दिखाएंगे और तुम्हें ये चीज़ जल्दी से पता लगा के मुझे बतानी होगी। और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हें उसको मेरे पास लेके आना होगा, जितना पोलाइटली हो सके उतना। तो वहीं इस बात को सुन गई मा यांग जी भी कहता है क्या वो यहाँ पे खुद अपने आप से नहीं आएगा, यहाँ तक कि हम उससे नहीं पूछते तो भी। और ये उसके लिए और ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि वो यंग मिस से पहली हेल्प ले ले, ना कि खुद से इतना ज़्यादा स्ट्रगल करे। तो इस बात को सुन गई च्यूल जिवा भी कहती है कि तुम सच में उस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर उसको हेल्प लेनी होती तो वो वहाँ पे उस सेरेमनी में ही पूछ लेता। वो बस एक ऐसा बंदा है जो बिना कोई वजह के किसी और का फेवर नहीं लेता। तो तुम उसको परेशान करने की कोशिश भी मत करना, बस तुम उसको स्कॉट करके यहाँ पे ले आना, जितनी पोलाइटली हो सके उतनी ज़्यादा। और क्या तुम इसे कर सकते हो। तो वहाँ इस चीज़ को सुन के ही मायांग जी भी कहता है कि बिल्कुल मिस। वहीं दिखाया था प्रेजेंट टाइम का सीन। वहीं मुसांग कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे क्यों चलना चाहिए। और मैंने तुम्हारी बातों पे टेस्ट किया था कि तुमने कहा था कि जैसे ही मैं यहाँ गोल्डन आयरन टोकन का दिखाऊंगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर इसकी वजह से ही यहाँ पे एक और ट्रबल हो गई, तो इसलिए मुझे तुम्हारे साथ क्यों चलना चाहिए। और इसी बात को कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं इस चीज़ को देख के मा यांग जी कहता है कि मैं जरूर जी इस चीज़ के बारे में सबको बता दूंगा और उनको वार्न कर दूंगा कि इस तरह की चीज़ दोबारा से नहीं होगी। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि नहीं ये ठीक है, मैं बस यहाँ पे आयरन ब्लड बटालियन के साथ और ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। और हाँ, और तुम इस चीज़ को ले लो जबकि इसका कोई यूज ही नहीं है। तो और इस चीज़ को देख के ही मायांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में सोच रहा होता है कि आखिरकार इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि ये यहाँ पे इस आयरन ब्लड बटालियन की टेरिटरी में आके इस तरीके से एक्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ पे इसको फोर्स को बुला के मार देना चाहिए। और वो तुरंत ही वहाँ चोल जवा की बात को याद करते हुए कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये जो जंगमिस हैं उन्होंने ऑर्डर किया था कि मुझे बिल्कुल इनको पोलाइटली तरीके से एस्कॉर्ट करके लेके आना है, मैं उनको दोबारा से डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। वहीं मुसांग कह रहा होता है जल्दी से इसे लो, मुझे यहाँ पे और भी ज़्यादा काम है। वहीं मायांग जी इस चीज़ को सुन के सोच रहा होता है कि डैम इट, अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं वो कहता है कि मास्टर याक कि मुझे माफ़ कर देना, अभी तक के मेरे इस रूड बिहेवियर के लिए मैं ही इस पूरे टाइम गलत था, मेरी लॉयल्टी की वजह से। अब मुझे पता है कि जो तुम्हारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है और मैं यहाँ पे बेस्ट करूँगा कि जो तुम्हारा टाइम है वो बेकार ना जाए। कि मैं चाहता हूँ प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को देख के ही जो आसपास की जनता होती है वो बात करने लग जाती है। वहीं एक लड़की कहती है कि आखिरकार जो राक्षसा ब्लेड है वो इसके सामने इस तरीके से एक्ट करता है। तो वहीं दूसरा बंदा भी कहता है हाँ तो फिर ये बंदा कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल होगा। और इस चीज़ को देख के ही मुसांग सोचने लग जाता है इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ बना दिया है कि मैं अब इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। और वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो वहाँ आती हुई कहती है कि तुम मुझे अलाउ करो कि मैं इनके साथ चलूँ। और इस चीज़ को देख के मुसांग खुश होते हुए कहता है कि मुरोंग। तो वहीं मा यांग जी कहता है कि मुझे नहीं पता है कि ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन की मुरी मलाइंस की चीफ पेट्रोलर यहाँ इस नॉर्थन ग्यानसू में क्या कर रही हैं। और जो यंग मिस है उन्होंने खाली मास्टर हियाक को लाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो वहीं मुरोंग भी वहाँ मुसांग की तरफ देखते हुए कहती है अरे नहीं अब इसमें क्या करना चाहिए, जो मास्टर हियाक हैं वो मेरे बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, क्या ये सही है। तो वहीं इस चीज़ को सुन के ही मुसांग भी वहाँ मुरोंग की तरफ देख रहा होता है। वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो वहाँ मुसांग की तरफ आंख मार के इशारा कर देती है। तो इस चीज़ को देख के वहाँ मुसांग भी कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल सही, जब तक चीफ पेट्रोलर मुरोंग मेरे साथ नहीं चलेंगी तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता। तो इस चीज़ को सुन के ही वहाँ मायांग जी सोचने लग जाता है कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं इनकी बात मान लूँ। तो वहीं मायांग जी कहता है चलो ठीक है तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो करो। तो वहीं मुसांग टेलीपैथी की मदद से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ तक मुझे ढूंढने के लिए आ जाओगी।
जबकि तुम इतनी ज़्यादा बिजी थी। तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि जैसे ही मुझे मालूम पड़ा तो मैंने जल्दी से सारी चीज़ें फिनिश कर ली कि मैं तुम्हें मिस ना कर दूँ, कि मैंने सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी फिनिश कर दी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इस चीज़ को सुन गई वहाँ मुसांग शर्माते हुए कहने लग जाता है कि अचानक से इस तरह की बातों को मत किया करो। तो वहीं मुरोंग भी वहाँ मुसांग के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि क्यों? क्या मैं ये अपनी बातों को वापस ले लूँ कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी? तो वहीं मुसांग भी कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुमसे हेट करता हूँ। वहीं मा यांगजी वहाँ आगे चलते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी मुसांग पूछता है कि आखिरकार जो सीनियर पापा है वो तुम्हारे साथ नहीं आई? इस चीज़ को सुन के ही वहाँ मुरोंग बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहती है, ओह नो, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई। और दिखाया जाता है कि पापा वहाँ पे ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी के सामने रोती हुई कहती हैं कि आखिरकार अब तुम कहाँ पे चली गई यंग मिस। और यहीं से सीन दिखाया जाता है कि च्योल जब कह रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, मैं श्योर हूँ मैंने यहाँ पे खाली मास्टर याक को बुलाया था और ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड फेस को भी ज्वाइन करती हुई देख रही हूँ। तो वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो गुस्से में कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमको डिसअपॉइंट कर दिया और तुमने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आफ्टर ऑल जो मास्टर याक हैं वो मेरे बिना कहीं भी नहीं जाते। वहीं मायांग जी कहता है कि मास्टर याक ने कहा था कि वो चीफ पेट्रोल के बिना नहीं जाएंगे, तो इसीलिए। तो वहीं च्योल जवाब भी कहती है कि मैं ये श्योर हूँ कि ये कहने के लिए भी चीफ पेट्रोलर ने नहीं कहा होगा। इस चीज़ को सुन के मुरोंग थोड़ा हैरान हो जाती है। तो इस चीज़ को देख के ही वहाँ च्योल जवाब अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहती है, ओहो, मैंने तो बस ये जोक किया था, मगर ये सच में सही है। क्या तुम यहाँ बहुत ज़्यादा एंग्जियस थी कि मास्टर याक मुझसे मिलने अकेले में आएंगे? कि तुम्हारी जैसी वूमन जिसको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है वो बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव होती है चीफ पेट्रोलर। तो इस चीज़ को सुन के ही मुरोंग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि हाँ, कि एक बासा पानी कितना भी साफ क्यों ना हो मगर वो स्वीट टेस्ट नहीं करेगा। और इसी बात को करके वो दोनों अपना और अनलीज कर रही होती हैं। और इस चीज़ को देख के मुसांग परेशान होकर कहता है, तुम दोनों अपनी बातों को यहाँ पे बंद करो, मुझे बताओ कि तुमने यहाँ क्यों बुलाया है। तो वहीं च्योल जवाब कहती है कि जैसा कि मा यांग जी ने पहले कहा था कि यहाँ पे किसी ने तुमको ट्रबल पहुंचाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि तुमने उसको गोल्डन आयरन टोकन भी दिखाया था। और इसके लिए मैं तुमसे सिंसियरली माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब चीज़ें देखनी पड़ी जबकि तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया था। और प्लीज़ तुम मुझे अलाउ करो कि मैं तुमको यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो गोल्डन आयरन टोकन को भी लुक डाउन करते हैं, जो इस चीज़ को भी सीरियस नहीं लेते। तो इस चीज़ को सुन के मुसांग कहता है, क्या तुम ये कह रही हो कि यहाँ पे तुम्हारी फोर्सेस में रिवेलियन हो रही है? मैं श्योर हूँ कि जो आयरन ब्लड लीडर हैं वो अभी भी हेल्दी कंडीशन में है। तो वहीं च्योल जवाब भी कहती है कि यहाँ पे वॉर ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज कर दिया है। जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो भी इस चीज़ से अलग नहीं है और उन्होंने उस ग्रेट राइटेजियस इविल वॉर में अपने अकेले लड़के को खो दिया था। और जब से ही मेरे ग्रैंडफादर सोच रहे हैं कि वो यहाँ पे अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सपेंड ना करके बस इसी को मेंटेन रखें, मगर और सारे लीडर का ऐसा मानना नहीं है। वो इस चीज़ से अलग सोचते हैं और वो इसी वजह से यहाँ पे अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और ये अब इस पॉइंट पे आ गया है कि वो यहाँ पे अपने ब्लड रिलेटिव को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्रांच मैनेजर था वो इसी वजह से उस गोल्डन आयरन टोकन को नेगलेक्ट कर रहा था क्योंकि वो उन एल्डर की फ्रैक्शन से है। तो वहीं मुसांग कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और इसका कोई तो रीजन होगा कि तुमने यहाँ पे आयरन ब्लड बटालियन के सारे इंटरनल अफेयर को मुझे बता दिया है। तो इस बात को सुनकर च्योल जवा कहती है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तुम सच में बहुत ज्यादा शार्प हो। क्या तुम सच में यहाँ पे आयरन ब्लड बटालियन को ज्वाइन नहीं करना चाहते? मैं तुम्हारा सच में ध्यान रख लूंगी। तो इस बात को सुन के मुसांग गुस्सा करते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ पे पॉइंट पे आओ कि तुम यहाँ कहना क्या चाहती हो। तो वहीं च्योल जवा कहती है कि हमें अभी ये रिपोर्ट मिली है कि जो ऑप्सिन घोस्ट एम्परर है उस रिवेलियस फोर्स में से एक एल्डर वो आज रात पास से ही गुजरने वाला है, एक ऐसे प्लेस से जहाँ पे अगर कोई मर भी जाता है तो किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा। तो इस बात को सुन के ही मुरोंग वहाँ गुस्से में उठते हुए चिल्लाई कहती है कि आखिर में तुम यहाँ पे माफी मांगने की जगह हम पे एक असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहती हो। तो इस बात को सुन के च्योल जवा कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस ये तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे पास कितना ज़्यादा डिफिकल्ट मैटर है अभी के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और माफ़ी के लिए तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक अलग चीज़ प्रिपेयर कर रखी है। और अभी के लिए ड्रैगन टाइगर मर्चेंट ग्रुप है, उन्हें यहाँ पे कोई भी टोल फीस और कमीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम मेरी खत्म हो जाती है तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा ग्रेटर गिफ्ट दे सकती हूँ। तो वहीं मुसांग भी पूछता है मगर मैं ही क्यों, तुम्हारे पास पहले से ही मा यांगजी है और यहाँ तक कि तुम यहाँ पे असेसियन को भी हायर कर सकती हो। तो च्योल जवा कहती है अगर यहाँ पे यांगजी थोड़ा भी मूव करता है तो इस बात की पता हर एक आयरन ब्लड बटालियन को पड़ जाएगी और मुझे अभी तक पता नहीं है कि कौन किसके साथ है। तो यहाँ पे मुझे ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे मुझे मालूम पड़ सके
कि कौन यहाँ पे किसका साथ देगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक तलवार को चाहती हूँ। तो इस बात को सुन के ही मुसांग कहता है तो तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा कि तुम यहाँ पे एक डिफरेंट स्वॉर्ड को देखो। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा भी डिजायर नहीं है, मैं किसी और फैमिली के इंटरनल फाइट में इन्वॉल्व हूँ। तो इस बात को सुन के ही चियोलजुआ कहती है क्या जब भी नहीं जब यांगजू कोंटी यहाँ डेंजर में होगी। और इस बात को सुन के ही मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तुरंत ही वहाँ गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे यांगजू कोंटी को हॉस्टेज बना के मुझको यहाँ डराना चाहती हो। तो इस बात को सुन के चियोलजुआ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि मैं तो अपनी पावर को यूज़ कर रही हूँ कि यांगजू काउंटी में कोई भी इंसिडेंट न हो और किसी भी तरीके से मेरी पोजीशन या इन्फ्लुएंस यहाँ आयरन ब्लड बटालियन में कम होता है। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि जो यांगजू है उसको प्रोटेक्ट करना मेरे लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। तो इस बात को सुन के ही मुसांग वहाँ उठते हुए कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी मैटर को सुन लिया है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इसी बात को कह के मुसांग और मुरोंग वहाँ से जाने लग जाती हैं। तो वहीं चियोलजुआ पीछे से कहती है कि ठीक है मास्टर या कि मैं होप करती हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस बात को सुन के चियोलजुआ भी कहती है कि नहीं मैं तुमसे नहीं कह रही। तो वहीं मुरोंग कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे नहीं मिलना चाहती। और दिखाया जाता है कि वो दोनों बाहर आ गए होते हैं। वहीं मुरोंग पूछती है कि अब बताओ कि तुम यहाँ क्या करने वाले हो। तो वहीं मुसांग कहता है किसके बारे में। तो मुरोंग कहती है कि वही जो चियोलजुआ वहाँ कह रही थी। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी बातों को सुनने की जरूरत है। कि जो यांगजू काउंटी है कि यांगजू काउंटी ऐसी प्लेस नहीं है जो चियोलजुआ के जाने के बाद यहाँ पे डेंजर में आ जाएगी। तो इस बात को सुन के वहाँ मुरोंग कुछ सोच रही होती है। तो वहीं मुसांग कहता है क्या क्या तुम ये सोच रही हो कि मुझे यहाँ पे चियोलजुआ की रिक्वेस्ट को ले लेना चाहिए था। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है कि ये मैटर बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जा चुका है कि मैं उसको पसंद करती हूँ कि नहीं, तो इसीलिए मुझे इसको अच्छी तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और वहाँ से जाते हुए कहती है कि अभी के लिए तुम मेरे साथ आओ, मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूँगी तुम्हारे लिए। और दिखाया जाता है कि मुसांग कहीं पहुँच गया होता है और वहीं मुरोंग कहती है कि ये वो लोग हैं जिनको मैं तुमसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। तो वहीं मुसांग भी उनको देखते हुए कहता है कि ये तो, और दिखाया जाता है कि ये वही लोग होते हैं जिनका पीछा आयरन ब्लड बटालियन के सोल्जर कर रहे थे। और दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा मास्टर याक। और दिखाया जाता है कि वो सभी वहाँ बैठ गए होते हैं। वहीं मुरोंग कहती है चलो पहले मुझको इन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करने दो तुम्हें कि इनको फोर लाइटनिंग स्वॉर्ड कहा जाता है और ये चारों ब्रदर यहाँ पास ही में क्यूंग हाई प्रोविंस में एक मार्शल सेक्टर हैं और ये यहाँ पे अपने काइंड बिहेवियर के लिए फेमस हैं। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है तो आखिरकार ये बंदे वहाँ उस आयरन ब्लड बटालियन के द्वारा चेज कैसे किए जा रहे थे। तो वहीं उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने दीजिए कि सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे और हमने सोचा था कि तुम एक हाई रैंकिंग के पर्सन हो आयरन ब्लड बटालियन में। तो वहीं मुसांग कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये सब चीज़ ठीक है। तो इस बात को सुन के वो बंदा भी कहता है कि लगभग 5 साल पहले जब ये वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा कियोस में था, तो उस टाइम पे एक मिस्टीरियस किलर अपीयर हुआ किंग वाई में और हमें बहुत ज़्यादा वुमन और चिल्ड्रन की कॉप्स मिले और बाद में हमें मालूम पड़ा कि वो जो है वो सभी रेप करके बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारे गए थे। और हमारे मास्टर ने हम चारों ब्रदर को कमांड दिया था कि हम उस बंदे को ढूंढें जिसने भी ये किया है, और उसको ढूंढना इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और बाद में जाके हमें ये मालूम पड़ा कि वो बंदा कोई और नहीं ऑप्शियन घोस्ट एम्परर था, जो कि डीमन यूनियन में एक हाई रैंकिंग का मार्शल मास्टर है। और ये चीज़ हमने अलायंस से रिक्वेस्ट की कि वो हमें अपनी स्ट्रेंथ को दें जिससे हम उसको ख़त्म कर सकें, क्योंकि हम उसके मैच के बंदे नहीं थे। मगर अलायंस ने ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि वॉर की वजह से यहाँ कोई भी नहीं है ऐसा करने के लिए, तो हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। तो इसीलिए हम वापस आ गए उस बात को सुन गई। मगर जो ऑप्शियन घोस्ट एम्परर था उसने हमें पहचान लिया था और इसीलिए उसने हम पे अटैक लॉन्च कर दिया और उसने हमारे आंखों के सामने ही मास्टर और सभी जूनियर ब्रदर को मार दिया। और इस चीज़ में हम कुछ भी नहीं कर पाए, बस हम अपने खून के आंसू बहाते रहे। और तब से ही हम बस यहाँ पे उस ऑप्शियन घोस्ट एम्परर से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस में हमने इस फेम को भी अर्न कर लिया। और जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये टाइम आ चुका है उस ऑप्शियन घोस्ट एम्परर को ख़त्म करने का, तो हम तभी तुमसे टकरा गए मास्टर याक और चीफ पेट्रोलर से। तो इस बात को सुन के मुरोंग वहाँ माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं चीफ पेट्रोलर, मैं अलायंस की जगह पे यहाँ माफ़ी मांगना चाहूँगी तुम्हारे उस रिजेक्शन की वजह से जो तुमने रिसीव किया है। और ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस तरीके से रिजेक्ट कर देना अपनी फेलो सेक्ट की डिफ़िकल्टी को बस एक वॉर का एक्सक्यूज़ देके। और कोइंसिडेंटली मैं भी यहाँ पे उस ऑप्शियन घोस्ट एम्परर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस आयरन ब्लड बटालियन में भी विजिट करने गई थी। और मैंने अभी वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन रिसीव की है कि वो जो है आज रात ही यहाँ से ही पास होगा।
तो इस बात को सुन के वो बंदा कहता है क्या ये बिल्कुल सही है, मगर जो आयरन ब्लड बटालियन है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्यों देगी। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि जो आयरन ब्लड बटालियन है वो खुद भी उस ऑप्शन घोस्ट एम्परर से खुश नहीं है और वो खुद भी अपनी खुद की एक फोर्स को क्रिएट कर रहा है। तो इस बात को सुन के ही उनमें से एक बंदा सोचते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। अगर मैं यहाँ पे आयरन ब्लड बटालियन की अभी फॉरेनर एक्टिविटीज़ को हटा भी दूँ तो फिर भी ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ इस आयरन ब्लड बटालियन की टेरिटरी में। तो वहीं मुरोंग भी कहती है और ये एक्सीडेंट जब तक होते रहेंगे जब तक हम इन लोगों का ध्यान न रख लें। तो वहीं मुसांग मुरोंग से कहता है क्या इस टाइम ये तुम्हारा जो मिशन है वो इसी ऑप्शन घोस्ट एम्परर से रिलेटेड है। तो इसी बात को सुन गई मुरोंग वहाँ टेलीपैथिक मदद से कहती है कि जो डार्क ब्लड ट्राइब है वो यहाँ पे अलायंस मेंबर को असैसिनेट कर रही है। तो इस बात को सुन गई मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि डार्क ब्लड ट्राइब आखिरकार वो बंदे इस टाइम पे एक्टिवेट कैसे हो गई। तो वहीं मुरोंग कहती है ना कि पहले की तरह अब अलायंस ये सोच रही है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है और मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि हमें लगता है कि जो ऑप्शन घोस्ट एम्परर है उसका डार्क ब्लड टाइप के साथ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट है और उस च्योल जीवा का थैंक यू कि उसने हमें ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस बात को सुन गई वहाँ मुसांग कह रहा होता है कि हाँ मेरे पास भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये चीज़ें मैंने जब सुनी थी जब मैंने उन सभी लोगों को वहाँ उस अबेंडेंट बिल्डिंग की तरफ आकर्षित किया था जब हम उस अंडरवर्ल्ड को छोड़ के आ रहे थे कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी तरह की मेडिसिन है और जब तक वो अंडरवर्ल्ड के लोग उस मेडिसिन को नहीं ले लेते जब तक वो धूप में नहीं आ सकते और इसी वजह से वो यहाँ पे मुरीम में से यंग लोगों को पकड़ के उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे और जो ट्रेनिंग लोकेशन मैंने अभी ख़त्म की थी वो भी उन्हीं में से एक थी। और दूसरी चीज़ ये है कि उस मेडिसिन को स्पिरिट रिस्टोरेशन पिल कहते हैं जो अलाउ करती है उन अंडरवर्ल्ड के लोगों को कि वो दिन में भी बाहर आ सकें। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है क्या इसका मतलब जो ऑप्शन घोस्ट एम्परर है वो किसी तरीके से उसके पास स्पिरिट रिस्टोरेशन पिल है। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता है, क्या पता उसको पता हो स्पिरिट रिस्टोरेशन पिल कैसे बनाई जाती हैं, मगर ऐसा लगता है कि वो जरूरी उनको हेल्प करता होगा उनके इंग्रेडिएंट को गैदर करने के लिए और वो उसी मनी से यहाँ पे अपनी फोर्स को इंक्रीज करते हुए जा रहा है। तो इस बात को सुन गई मुरोंग कहती है तो इसका मतलब हमारे पास यही एक तरीका है कि हम उसको कैप्चर करके उससे पूछें। तो तभी दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा कहता है कि चीफ पेट्रोलर क्या सब कुछ ठीक है, अचानक से तुम शांत क्यों हो गई। तो इस बात को सुन गई वहाँ मुरोंग कहती है ओह मुझे माफ़ कर देना, मैं बस यहाँ पे कुछ सोच रही थी, वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो ठीक है हम यहाँ पे आज रात के लिए अपना प्लान बनाते हैं। तो इस बात को सुन के वो सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं उनमें से एक कहता है क्या तुम करोगी, मगर जो ऑप्शन घोस्ट एम्परर है वो सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट है और हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल वर्थलेस है, तो ये कोई मैटर नहीं करता अगर हम मर जाएंगे तो, मगर तुम्हारे जैसे किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को यहाँ पे अपनी लाइफ को डेंजर में डालने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है कि शुरू से ये एक ऐसा मैटर है जिसको अलायंस को खुद ही देखना पड़ेगा और जबकि मैं बेस्ट एंड चीप पेट्रोलर हूँ तो क्या मुझको ये हैंडल नहीं करना चाहिए या फिर उसको कौन करेगा, और वैसे भी मैं उसका बहुत टाइम से पीछा कर रही थी। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा कि मिस च्योल ने भी मुझसे इसी के लिए हेल्प मांगी थी, मगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हें यहाँ इस तरीके से नहीं भेज सकता। तो वहीं मुरोंग भी कहती है क्या तुम्हारे लिए ये ठीक है कि तुम तो यहाँ पे अलायंस के इस अफेयर में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते थे। तो वहीं मुसांग मुरोंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ अलायंस की नहीं बल्कि तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और ये बिल्कुल ठीक है। तो इस बात को सुन के वहाँ मुरोंग भी शर्मा जाती है। वहीं मुसांग आगे कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था आखिरकार कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इस बात को सुन गई वहाँ मुरोंग बहुत ज़्यादा शर्मा और इस चीज़ को देख के वहाँ वो चारों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और यहीं से सीन करके दिखाया जाता है रात का, जहाँ वो सभी लोग माउंटेन पे आ गए होते हैं जहाँ से वो ऑप्शन घोस्ट टेम्परर निकलने वाला होता है। वहीं दिखाया जाता है कि वो एक चट्टान से दब गए होते हैं और वहीं मुरोंग कहती है क्या तुम सच में पहले जाओगे। तो वहीं उनमें से एक बंदा कहता है कि हाँ हम सबसे पहले उसको अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसको मारने की कोशिश करेंगे और हम पिछले 5 साल से यहाँ पे एक कॉम्बो अटैक को डेवलप कर रहे हैं उस आदमी को डिफीट करने के लिए, और अगर वो अटैक कंप्लीट हो गया तो ये उस ऑप्शन घोस्ट टेम्परर के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और तभी दिखाया जाता है कि उन्हीं का एक बंदा वहाँ पेड़ पे से निगरानी रख रहा होता है और वहीं वो टेलीपैथी की मदद से कहता है कि सीनियर एक कैरेज आ रही है। तो इस चीज़ को सुन के वो सभी सतर्क हो जाते हैं और वहीं वो कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ। और तभी वो बंदा दोबारा से रिपोर्ट देते हुए कहता है कि रुको सीनियर कि यहाँ पे एक नहीं 2 कैरेज हैं। तो इस चीज़ को सुन के वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वहीं वो बंदा सोचते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार क्या इसका मतलब ये है कि वो अकेला नहीं है, तो हमें किस कैरेज को टारगेट करना चाहिए।
और तभी दिखाया जाता है कैरेज में एक बंदा कहता है कि यहीं पे कैरेज को रोको, और दिखाया जाता है कि वहाँ कैरेज रुक जाती है। और वहीं उसमें से एक बंदा निकलते हुए कहता है कि मैं बस सोच ही रहा था कि यहाँ पे इंसेक्ट की स्मेल कहाँ से आ रही है, कि वो तुम थे किंग वाई के टिरेस। और हमें बताया जाता है कि यही ऑप्शियन घोस्ट टेम्परर है। और वहीं वो उस चट्टान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में ये सोच रहे थे कि मैं तुम्हारी प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा? तो वहीं दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा निकलते हुए कहता है, क्या तुम सच में हमारे बारे में जानते हो? तो वहीं ऑप्शन घोस्ट टेम्परर भी हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल, मुझे क्यों नहीं पता होगा। क्या तुम वही लोग नहीं हो जो बाहर डर के बहुत ज़्यादा कपकपा रहे थे जब मैं तुम्हारे पूरे सेट को ख़त्म कर रहा था? तो इस चीज़ को सुन के ही वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और वहीं उनमें से एक गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें पहले से ही पता था कि हम बाहर से तुम्हें देख रहे हैं? तो इस बात को सुन के ही ऑप्शन घोस्ट टेम्परर भी बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए इस तरीके से प्रिटेंड करना कि मैंने तुमको देखा ही नहीं है। तो इस बात को सुन के ही उनमें से एक बंदा गुस्से में कहता है कि तुमने उस दिन हमें ऐसे क्यों छोड़ दिया? और वो चिल्लाते हुए रोके कहता है कि उसी दिन तुमने हमें क्यों नहीं मारा? तुमने हमें इस तरह की रिग्रेटफुल लाइफ क्यों दी? तो इस बात को सुन के ही ऑप्शन घोस्ट टेम्परर बहुत ज़्यादा क्रीपी तरीके से हंसते हुए कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फन है। और इस चीज़ को सुन के ही और दिखाया जाता है उनमें से ही एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और इसी बात को कह के वहाँ पे वो अपनी तलवार से उस ऑप्शन घोस्ट टेम्परर पे अटैक कर देता है। और दिखाया जाता है कि वो बंदा कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और दिखाया जाता है कि ऑप्शन घोस्ट टेम्परर ने खाली अपने नाखून से ही उस तलवार के अटैक को रोक लिया होता है। और वहीं वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुमको लोग लाइटनिंग स्वॉर्ड कहते हैं, मगर फिर भी तुम बस कीड़े हो और कुछ नहीं। और इसी बात को कह के वो तुरंत ही वहाँ उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो बंदा भी वहाँ खून खांसते हुए पीछे जाके एक पेड़ में जाके लगता है और उससे उसकी और ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। और इस चीज़ को देख के ही वो दोनों बंदे बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहते हैं कि सीनियर। और दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही वहाँ उस बंदे की तरफ पढ़ने लग जाते हैं, मगर दिखाया जाता है कि वो बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, कि तुम यहाँ पे एनिमी को देखो। और दिखाया जाता है इतनी देर में ही ऑप्शन घोस्ट टेम्परर उन दोनों के पीछे आके कह रहा होता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे यहाँ इस तरीके से इग्नोर कर सकते हो? और इस चीज़ को देख के वो दोनों बंदे भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो तुरंत ही वहाँ पीछे घूमते हुए उस ऑप्शन घोस्ट टेम्परर पे अटैक कर देते हैं। मगर दिखाया जाता है ऑप्शन घोस्ट टेम्परर जो उन दोनों की अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इस चीज़ को देख के ही वो दोनों बंदे हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता आखिरकार कि वो हमारी स्वॉर्ड एनर्जी से स्ट्रेंथन स्वॉर्ड को कैसे ब्लॉक कर सकता है। और वहीं ऑप्शन घोस्ट टेम्परर अपने दोनों पाम से अटैक बनाते हुए कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपनी इस लेवल की स्किल के साथ मुझको टेक डाउन कर सकते हो? और इसी बात को कह के वो दोनों के ऊपर एक पाम मारता है, जिससे दिखाया जाता है कि दोनों की बुरी हालत हो जाती है और वो खून खांसते हुए पीछे जा गिरते हैं। और तभी दिखाया जाता है उनमें से बचा हुआ चौथा बंदा जो पीछे से आके ऑप्शन घोस्ट टेम्परर के गले को सीधा ही काटने वाला होता तलवार से। मगर इतनी देर में दिखाया जाता है ऑप्शन घोस्ट टेम्परर को जो इस चीज़ को सेंस कर लेता है और वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को जोड़ के और घूमते हुए एक कोनी से अटैक सीधा ही उसके सीने पर कर देता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो चौथा बंदा भी पीछे जा गिरता है और उसकी भी हालत बुरी हो जाती है। और वहीं इस चीज़ को देखते हुए मुसांग सोच रहा होता है कि ये बंदा बिल्कुल टॉय की तरह इनसे खेल रहा है और ये बंदे इसके प्रोवोकन की वजह से यहाँ पे वो अपनी आधी भी ताकत को दिखा नहीं पाए, क्या मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए? तभी दिखाया जाता है वहाँ एक और बंदा आते हुए कहता है, आखिरकार तुम इसको इतने ज़्यादा खींच क्यों रहे हो कि इनको तुम जल्दी से मार के ख़त्म क्यों नहीं कर देते? और दिखाया जाता है कि उस बंदे को देख के उन लाइटनिंग स्वॉर्ड में से एक बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि ये बंदा तो टायरेंट ब्लड डीमन पैलेस का सेकंड इन कमांड नहीं है, जाहिर संगताक। और हमें बताया जाता है कि ये ब्लड डीमन यूनिट का एक एल्डर टोड डीमन है। वहीं दिखाया जाता है ऑप्शन घोस्ट टेम्परर उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना इसके बारे में कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे खिलौने ढूंढ लिए थे जिनके बारे में मैं भूल गया था और मैं इसी चीज़ को एंजॉय करने लग गया। इस बात को सुनकर टोड डीमन भी कहता है कि वैसे कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ नहीं पाता हूँ। और तभी दिखाया जाता है उन लाइटनिंग शॉट में से वो बंदा सोच रहा होता है कि हम यहाँ पे पहले ही ऑप्शन घोस्ट टेम्परर से फाइट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मगर अब यहाँ पे एक सुप्रीम मार्शल मास्टर भी आ गया। और वहीं वो पीछे देखते हुए कहता है कि जो चीफ पेट्रोलर और मास्टर हियाक हैं वो अभी भी डिस्कवर नहीं हुए, तो इसका मतलब वो यहाँ पे जिंदे रह पाएंगे और मुझको उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। और इसी बात को कह के वो वहाँ पे उठने लग जाता है। तभी टोड डीमन कहता है कि तुम्हारी ये टॉयज सच में बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। तो इस बात को सुन के ही ऑप्शन घोस्ट एम्परर वहाँ बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे पता है, मेरी आँखें ये कभी भी धोखा नहीं दे सकती। तभी दिखाई जाती है मुरोंग जो वहाँ बाहर आके चिल्लाते हुए कहती है कि क्या, ये तो बास्टर्ड, ये चूहा वही है। और इस बात को सुन गई वहाँ वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं
वहीं मुसांग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो। तो वहीं मुरंग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहती है कि ये बास्टर्ड, इसको कर्नल घोस्ट से भी जाना जाता है और ये भी ऑफिसर घोस्ट टेम्परर से कम नहीं है, और मैं इसको बहुत टाइम से देख रही थी इसको मारने के लिए, और ये यहाँ पर इसके साथ है, और किसको ही पता था कि मुझे ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये सच में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इस बात को सुन गई वहाँ टोड डीमन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ तुम किस तरीके से एक्ट कर रही हो, कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़ी हो। और इसी बात को कह के वो वहाँ पे अपना ऑरा अनलीश कर रहा होता है। तो इस चीज़ को सुन गई वहाँ मुरांग भी दोबारा से उस टोड डीमन की तरफ देखने लग जाती है। तो इस चीज़ को देख के टोड डीमन भी हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारे इस डर्टी मुंह को हटा दो तो तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो, चलो मेरे पास आओ। वहीं मुरांग और मुसांग सोचते हैं डार्क ब्लैक ट्राइब, और दिखाया जाता है कि उस टोड डीमन के साथ डार्क ब्लैक टाइप के बंदे होते हैं। और वहीं वो कहता है कि जल्दी से उसको मेरे पास लेके आओ और उसके हाथ और पैरों को काट देना, जिससे वो यहाँ पे इधर से उधर गिर के चिल्लाती रहे। और दिखाया जाता है वो डार्क ब्लैक टाइप के बंदे भी सीधे ही वहाँ पे मुरांग पे अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं मुरांग भी वहाँ अपनी तलवार को निकालते हुए कहती है, तो इसका मतलब जो मैं सोच रही थी वो बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारा सच में इन डार्क ब्लैक टाइप के साथ कनेक्शन है। और इसी बात को कह के वो वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने ऑरे को अनलीश करते हुए कहती है, और मैं तुम्हें यहाँ पे कबूल करवाऊंगी जो भी तुमने यहाँ पे अभी तक किया है। और इसी बात को कह के वो वहाँ पे एक अटैक को कर देती है, जिससे दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक असैसिन तो मर गया होता है एक अटैक में ही, और वहीं दोनों असैसिन वहाँ मुरोंग के पीछे से अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। मगर दिखाया जाता है कि मुरोंग भी वहाँ घूमते हुए उन दोनों पे भी अटैक कर देती है। मगर दिखाया जाता है कि एक बंदा दूसरे असैसिन को पकड़ के वहाँ अपने आगे कर लेता है, जिससे खाली उनमें से एक मरता है, और वो तुरंत ही वहाँ मुरोंग पे एक अटैक कर देता है, जिससे मुरोंग बहुत मुश्किल से डॉज कर पाती है। और वो तुरंत ही पीछे आते हुए कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि तुम लोग ऐसे ही हो जो इस तरीके से फाइट करता है, तो ठीक है, तो फिर मुझे भी इसी तरीके से फाइट करनी चाहिए जो मुझको शूट करती है। और इसी बात को कह के वो वहाँ उस मट्टी को उछाल देती है, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लग जाती है, और तुरंत ही जाके वहाँ से गायब हो जाती है। और इस चीज़ को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और दिखाया जाता है कि एक असैसिन के सीने को चीरते हुए एक तलवार निकलती है, और वो बंदा भी वहीं मर जाता है। और वहीं इस चीज़ को देख के दूसरे असैसिन बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये कब पहुंच गई वहाँ। और वहीं वो सोच रहा होता है कि मैं इसको एक ही बार में मार दूंगा। मगर दिखाया जाता है कि वो अपने साथी को मार देता है। और दिखाई जाती है मुरोंग जो उन दोनों के पीछे आके कह रही होती है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ देख रहे हो। और जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो मुरोंग उन दोनों पर अटैक करते हुए आगे निकल जाती है। और वहीं वो आगे कहती है, क्या तुम सच में ये सोच रहे थे कि तुम इस लेवल की स्किल्स के साथ मुझको डिफीट कर पाओगे। और वहीं वो कहती है कि नंबर 100। और दिखाया जाता है कि मुसांग भी वहाँ अपनी तलवार को निकाल के टोड डीमन के सामने आने लगता है। तो वहीं टोड डीमन कहता है कि यहाँ पे एक और भी बंदा है जो अपने दिमाग को खो चुका है। और वहीं वो प्रेशर रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम अपनी स्वॉर्ड को मेरे सामने निकाल रहे हो। और दिखाया जाता है कि इस प्रेशर के मारे वहाँ वो जो लाइटनिंग शॉट होता है वो भी वहाँ बैठ जाता है। तो वहीं वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये खाली अपनी इनर एनर्जी से ही इतना ज़्यादा खतरनाक प्रेशर कैसे निकाल सकता है, कि सच में ये एक मॉन्स्टर है, यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है कि हम इससे जीत पाएंगे। तभी मुसांग कहता है कि तुम यहाँ पे इसको बिना हाथ और पैर के देखना चाहते थे। वहीं इस चीज़ को देख के ही टोड डीमन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, कहता है क्या क्या ये सच में अभी भी नॉर्मल तरीके से बोल पा रहा है। वहीं मुसांग भी अपना प्रेशर रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है, तो ठीक है, मैं ये पर्सनली विटनेस करूंगा कि तुम ये कैसे करते हो। और इतनी देर में ही मुसांग उस पर अटैक करके उसके दोनों हाथ और पैर को जड़ से ही काट देता है। और जबकि जो टोड डीमन होता है इस चीज़ पे रिएक्ट भी नहीं कर पाता, और वो वहीं थोड़ी देर के बाद चिल्लाने लगता है। और जैसे ही वो गिद्दा होता है तो मुसांग सीधा ही अपनी तलवार को उसके छाती में घुसा देता है और उसको वहीं मार देता है। और वहीं ऑप्शन घोस्ट टेम्परर वहाँ मुसांग को ऐसा करते हुए पीछे से देख रहा होता है। और वहीं वो इस तरीके से टोड डीमन को मरता हुआ देख के बहुत ज़्यादा डर के सोच रहा होता है, क्या कैसे आखिरकार टोड डीमन इस तरीके से कैसे मर सकता है बिना कोई रेसिस्ट करे हुए, क्या आखिरकार ये बंदा कौन है, ये सच में एक अनदर लेवल पे है, ये एक एब्सोल्यूट मास्टर है कि कैसे इस जैसा यंग मॉन्स्टर जो कि मुदीम के टॉप 10 मार्शल मास्टर में से होगा वो यहाँ पे कैसे है। और इससे भी ज़्यादा यहाँ तक कि मैं इसकी स्ट्रेंथ को नोटिस तक नहीं कर पाया। और वहीं मुसांग वहाँ उस ऑप्शन घोस्ट टेम्पर की तरफ बढ़ने लग जाता है, और इस चीज़ को देख के वो सोच रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ। वहीं मुसांग कहता है, क्या तुम ये कर सकते हो। और ये बात वो उन लाइटनिंग शॉट से कह रहा होता है। और इस चीज़ को सुन के उनमें से एक बंदा सोच रहा होता है, क्या ये हमको रिवेंज के लिए एक चांस दे रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, और हमारे पास बस यही टाइम है इस बंदे को मारने के लिए। और इस बात को सुन के ही वो सभी लोग वहाँ खड़े होते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम ये करेंगे। तो वहीं मुसांग भी अपनी तलवार को रखते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं बस यहाँ पे देखने वाला हूँ। और इस चीज़ को देखते हुए ही
वहाँ ऑप्शन घोस्ट एम्परर सोच रहा होता है तो इसका मतलब ये यहाँ पे पर्सनली एक्शन नहीं लेगा, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये यहाँ पे खाली देखता रहे, और जैसे ही मुझे यहाँ पे चांस मिलेगा तो मैं जल्दी से यहाँ पे निकलने की कोशिश करूंगा। वहीं वो लाइटनिंग स्वॉर्ड उनमें से एक टेलीपैथिक मदद से कहता है कि हमारे पास यही एक चांस है जो हम अपनी कॉम्बिनेशन टेक्निक को इसके ऊपर यूज़ करें जो हमने इतने टाइम से प्रैक्टिस की है। तो वहीं वो सभी भी कहते हैं ठीक है सीनियर, और दिखाया जाता है कि वो सभी अपनी तलवार निकाल के वहाँ एक पोज में आ जाते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए ऑप्शन घोस्ट एम्परर अपना और अनलीज करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे नाचने वाले हो? और मैं उस ग्रैंडफादर की अनोइंग बच्ची से बचने के लिए मैं यहाँ इस माउंटेन विलेज में रहने वाला था, मगर फिर भी तुम जैसे इंसेक्ट मुझे बीच में परेशान क्यों करने आ जाते हैं? और इसी बात को कह के वो यहाँ अपनी छाती पर हाथ रखते हुए और ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सच में यहीं पे मारने वाला हूँ। और इसी बात को कह के वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करके सीधे ही उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और एक अटैक जैसे ही वो उन पर कर पाता उससे पहले दिखाया जाता है कि उन लाइटनिंग स्वॉर्ड में से एक बंदा अपनी तलवार की मदद से उसके पाम अटैक को रोक लेता है। और वहीं वो उस अटैक को रोकते हुए सोच रहा होता है कि इतने खतरनाक फोर्स और ये कुछ ऐसा नहीं है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। मगर दिखाया जाता है कि उनमें से एक और बंदा वहाँ पीछे से ऑप्शन घोस्ट एम्परर पर अटैक करने के लिए आ गया होता है, जिसको ऑप्शन घोस्ट एम्परर सेंस कर लेता है और तुरंत ही उस अटैक को भी अपने दूसरे हाथ से रोक लेता है। और इसी टाइम पे दिखाया जाता है कि बचे हुए वो दोनों लाइटनिंग शॉट वहाँ पीछे से दोनों ही ऑप्शन घोस्ट एम्परर पे अपनी तलवार से अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और इस चीज़ को देख के ही ऑप्शन घोस्ट एम्परर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से आगे हट जाता है। और इस चीज़ को देख के ही उनमें से एक कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे भाग रही हो, जबकि तुम खुद हमको यहाँ पे इंसेक्ट कह रहे थे ऑप्शन घोस्ट, क्या तुम हम कीड़ों से भी डर गए? इस चीज़ को सुन के ही ऑप्शन घोस्ट टेम्परर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इस मुंह को तोड़ दूंगा। और वहीं उनमें से एक टेलीपैथी की मदद से कहता है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन अटैक है वो इस पर काम कर रहा है, तो हमें यहाँ पे शांत रह के इस पे लगातार अटैक करने होंगे तभी हम जीत पाएंगे। तो वहीं वो सभी भी कहते हैं कि ठीक है सीनियर, और दिखाया जाता है वहीं वो कहता है कि लाइटनिंग स्वॉर्ड है वो भले ही स्लो हो सकती है मगर आखिर में वो तुम तक पहुंची जाएगी। और इसी बात को कह के दोबारा से एक और बंदा उस ऑप्शन घोस्ट टेम्परर पे अटैक कर देता है, जिसको ऑप्शन घोस्ट टेम्परर अपने एक हाथ से रोकता है और वो तुरंत ही वहाँ एक और हाथ में अटैक बनाते हुए उस बंदे पे करने ही वाला होता है। और वहीं वो सोच रहा होता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक को ख़त्म करता हूँ, मगर दिखाया जाता है कि उसका अटैक दूसरा बंदा आके ब्लॉक कर लेता है। और दिखाया जाता है फिर दोबारा से पीछे से दो बंदे वहाँ ऑप्शन घोस्ट टेम्परर पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देख के ही ऑप्शन घोस्ट टेम्परर जल्दी से घूमते हुए वहाँ से ऊपर को उछल जाता है और वहीं वो परेशान होकर कहता है डैम इट कि ये सच में कीड़े, इनका जो सिंक्रोनाइजेशन अटैक है ये सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है। ये तभी दिखाया जाता है कि उसकी तरफ 4 और अटैक आ रहे होते हैं जिससे वो मुश्किल से ही बच पाता है। और मगर दिखाया जाता है उस अटैक से बचने के बावजूद उसके गले पे एक कट लग गया होता है। और इस चीज़ को देख के वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड। और वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना ब्लॉक कर पाते हो। तो इस चीज़ को देख के ही वो लाइटनिंग स्वॉर्ड भी हैरान हो जाती हैं। वहीं उनमें से एक टेलीपैथी की मदद से कहता है कि यहाँ पे ये एक हाई लेवल की स्किल को यूज़ करने वाला है, तो यहाँ पे गार्ड पे रहना। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे ऑप्शन घोस्ट टेम्परर उन सभी पे अटैक कर देता है, मगर वो सभी भी कि मुश्किल से ही उसके अटैक को ब्लॉक कर पाते हैं। वहीं मुसांग इस अटैक को ब्लॉक करता हुआ देख के सोच रहा होता है कि इनके कॉम्बिनेशन अटैक अच्छे चल रहे हैं, यहाँ तक कि इसने इसके फियर्स अटैक को भी रोक लिया। वहीं दिखाया जाता है वो ऑप्शन घोस्ट टेम्परर जो गुस्से में कहता है कि तुम लिटिल कॉकरोच। वहीं मुसांग सोच रहा होता है ये सभी लोग एक दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट को कवर कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और ये अच्छा रहता अगर मेरे फेलो डिसाइपल इस बैटल को देख रहे होते तो ये कितनी सेम की बात है। तभी मुरोंग कहती है कि नंबर 100। और वहीं वो शर्माते हुए कहती है कि मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम मेरी वजह से इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे किसी को भी इस तरीके से तुम्हारे बारे में कहने नहीं दे सकता, वो भी अपनी आंखों के सामने। वहीं मुरांग बहुत ज़्यादा शर्माते हुए मुसांग के गले पर हाथ रखते हुए कहती है कि तुम सच में एक मैन हो। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि ये तो बस तुम्हारी जैसी वूमन की वजह से है। और दिखाया जाता है कि वहीं उन लाइटनिंग शॉट और ऑप्शन घोस्ट टेम्परर के बीच में लड़ाई हो रही होती है। और वहीं ऑप्शन घोस्ट टेम्परर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है। वहीं वो सोच रहा होता है आखिरकार कितनी देर और ये इस तरीके से करेंगे। और तभी उसकी नज़र जाती है मुसांग और मुरोंग की तरफ, जिस चीज़ को देख के वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो तुरंत ही वहाँ अपने गुस्से को हटाते हुए कहता है कि नहीं, कि सबसे पहले मुझे यहाँ एक चांस देखना होगा। और इसी बात को कह के वो तुरंत ही वहाँ पे जमीन से मिट्टी उठा के उन 4 लाइटनिंग शॉट के ऊपर डाल देता है और वो उतने टाइम में वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वहीं दिखाया जाता है उनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है कि ऑप्शन घोस्ट यहाँ से भाग रहा है। और जबकि दिखाया जाता है कि वो इतनी देर में बहुत ज़्यादा दूर पहुँच गया होता है। और इस चीज़ को देख के ही वहाँ उनमें से एक
अपना फिस्ट गुस्से में जमीन में मारते हुए कहता है कि आखिरकार हम उसे मारने वाले थे, हमारे पास यही चांस था। वहाँ इसी बात को लेके वो परेशान होकर बैठ गया होता है। वहीं दिखाया जाता है ऑप्शन घोस्ट, जो वहाँ बड़े ही परेशान तरीके से भागते हुए सोच रहा होता है कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि मैं ऑप्शन घोस्ट इस तरीके से अपनी पूंछ बचा के भाग रहा हूँ, वो भी उन इंसेक्ट से। मैं इस ह्यूमिलेशन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और वो बंदा जिसने वहाँ टोड डीमन को मारा था इतनी इजीली से, वो सच में एक मॉन्स्टर है। आखिरकार वो आया भी कहाँ से है? और वो पीछे देखते हुए सोचता है कि वैसे अब मुझे नहीं पता है कि वो इतनी दूर तक आ पाएंगे कि नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी दूर जाना होगा। और जैसे ही वो आगे देखता है तो दिखाया जाता है कि वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है कि मुसांग उससे कह रहा होता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से जा सकते हो। अब वो तुरंत ही ऑप्शियन घोस्ट टेम्परर के फेस को पकड़ के कहता है कि जल्दी से यहाँ से वापस जाओ। और इसी बात को कह के ऑप्शियन घोस्ट टेम्परर को फेंक देता है। और दिखाया जाता है ऑप्शियन घोस्ट टेम्परर मुश्किल से ही अपने बैलेंस को बना पाता है। और वहीं इस चीज़ को देख के ही वहाँ उन लाइटनिंग शॉट में से एक कहता है कि ये वापस आ गया। और इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और वहीं ऑप्शन घोस्ट टेम्परर वहाँ पीछे देखते हुए कहता है कि डैम इट, अगर मैं यहाँ से बच नहीं सकता तो मुझे इन फूड्स को तो मारना ही होगा। और इसी बात को कह के वो दोबारा से अपनी ऑरा अनलीश करते हुए उनकी तरफ अटैक करने के लिए आने लग जाता है। और इस चीज़ को देख के उनमें से एक कहता है कि ऐसा लगता है कि ये अपने नेक्स्ट अटैक में इन सभी चीज़ों को एंड करना चाहता है। तो ठीक है, हम सभी अपनी फाइनल स्ट्राइक करेंगे। तो वहीं वो सभी भी कहते हैं ठीक है। और वो सभी भी अपने ऑरा को अनलीश करते हुए वहाँ ऑप्शन घोस्ट टेम्परर पे अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और दिखाया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ के आ रहे होते हैं। और तभी ऑप्शन घोस्ट टेम्परर कुछ चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वहीं वो कहता है कि अचानक से मेरी एनर्जी सर्कुलेशन, और दिखाया जाता है कि उसका जो सारी एनर्जी होती है वो सभी गायब हो जाती है। और इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और ये सभी मुसांग ने किया होता है। और इतनी देर में ही लाइटनिंग शॉट उसको मारते हुए आगे निकल जाते हैं। और वहीं वो चिल्लाते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार उसने कहा था कि वो यहाँ कुछ नहीं करेगा। और इसी बात को सोचने के बाद ही वो वहाँ गिर गया होता है। और वहीं उन लाइटनिंग शॉट में से एक कहता है कि आखिरकार ये ख़त्म हुआ। और वहीं वो इस चीज़ को कहते हुए चिल्लाने लग जाते हैं कि हमने ये कर दिया, कि फाइनली हमने ये कर दिया। और इसी बात को कह के उनमें से एक रोने लग जाता है। और इस चीज़ को देख के वो दो कहते हैं सीनियर। तो वहीं दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि मास्टर, कि आखिरकार हमने तुम्हारा रिवेंज को ले लिया, तो प्लीज़ अब आप आराम से रह सकते हैं। और दिखाया जाता है इस चीज़ को सुन के ही वहाँ वो तीनों भी रोने लग जाती हैं। वहीं मोरोंग उसको मर जाने के बाद सोच रही होती है कि नहीं, अब मैं इसके बारे में सोचूं, हमको उनमें से एक को जिंदा रखना था, यहाँ पे आके हमें कुछ ही नहीं मिला। तो यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है किसी इन टाइप की जगह का, जहाँ पे वो सभी लोग एक जगह बैठे होते हैं। वहीं मुसांग उनसे पूछता है तो मुझे बताओ कि तुम्हारा अब क्या करने का प्लान है। तो वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वहीं मुसांग भी उनको ऐसा करते हुए देख रहा होता है। तो दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहाँ ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम आपके अंडर आ जाए मास्टर याक। और इस चीज़ को सुन के ही मुसांग बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहता है क्या, मर क्यों? तो वहीं उनमें से एक कहता है कि ऐसा इसलिए कि तुमने हमारी हेल्प की थी इस रिवेंज को लेने के लिए, और जो तुम्हारी स्किल और जो करेक्टर है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वहीं मुसांग भी कहता है मगर मैं नहीं चाहता ऐसा, और ये सच में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि आखिरकार तुम मरीन अलायंस में क्यों नहीं जाते। तो वहीं वो बंदा भी कहता है कि उस दिन के बाद ही मुझे नहीं लगता कि हम अलायंस में अपनी टेस्ट को रख सकते हैं। तो मुसांग कहता है क्या तुम अपने सेक्ट को दोबारा से नहीं बनाना चाहते? तो वहीं वो बंदा भी परेशान होते हुए कहता है कि क्या ही मतलब है अपने सेक्ट को बनाने का, हम ही खाली उसके सर्वाइवर बचे हुए हैं, कि हम यहाँ पे सेक्ट मेंबर से ज़्यादा सेक्ट के नाम को बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं, और हम उनका अवेंज कभी भी नहीं ले पाते जब तक चीफ पेट्रोलर और तुम हमारे साथ नहीं होते। और हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो प्लीज़ आप हमें अलाउ करो कि हम तुम्हारे डेब्ट को रीपे कर सकें। तो वहीं दूसरा भी कहता है कि प्लीज़ हम आपसे प्रार्थना करना है। तो वहीं इस चीज़ को सुन गई मुसांग वहाँ सोचने लग जाता है कि अभी सियोंग स्टेट के लोगों को आए हुए एकेडमी में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और तभी दिखाई जाती है मोरोंग, जो वहाँ उठते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम हमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हो कि मैं यहाँ पे मास्टर याक से प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। तो वहीं वो भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग और मोरोंग थोड़ी दूर आ गए होते हैं। वहीं मोरोंग कहती है कि आखिरकार तुम उनको लेना क्यों नहीं चाहते। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि वो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जबकि जो ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी है वो मुश्किल से ही एक छोटी सी मार्शल अकेडमी है। क्या सच में ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा? तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि तुम खुद भी जानते हो कि तुम अकेले ही इस तरीके से सभी को सेव नहीं कर सकते हर समय। तुम इसको इस तरीके से सोचो, अगर कोई ऑप्शन घोस्ट एम्परर जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लड़ने के लिए आ जाता है तो क्या लगता है तुम्हें, क्या जो तुम्हारे फेलो डिसाइपल हैं तुम्हारे बिना उसको संभाल पाएंगे? क्या वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए? तो इस बात को सुन गई मुसांग वहाँ चुप होता है। वहीं मुरोंग आगे कहती है वहीं दूसरी तरफ वो बंदे मार्शल मास्टर हैं
जो उस ऑप्शन घोस्ट एम्परर को टक्कर दे रहे थे बिना तुम्हारी हेल्प किए हुए भी। क्या तुम ये नहीं सोचते कि ये तुम्हारी मार्शल अकेडमी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट सपोर्ट हो जाएगा? और हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है कि हमें तुम्हारी पावर को और ज़्यादा राइज करना है, जिससे हमारे रिलेशनशिप के बीच में कोई भी ना पाए। उनको तुम बस स्टार्टिंग पॉइंट की तरह समझो, ठीक है? हम ऐसा ही करते हैं जिससे तुम्हारे अंडर और भी लोग आते जाएं, जिससे तुम पे कोई भी लुक डाउन ना करे। तो वहीं इस बात को सुन गई मुसांग वहाँ मोरोंग को गले लगाते हुए कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा ही तुम कह रही हो। वैसे भी जो मास्टर है वो ही फाइनल डिसीजन लेंगे। और इस चीज़ को देख के ही मुरोंग वहाँ बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है। वहीं मुसांग वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो ठीक है, कि चलो अंदर चलते हैं, वो हमारा वेट कर रहे होंगे। तो तभी मुरोंग भी चिल्लाते हुए कहती है, रुको, तुमने अचानक से ऐसे किया, यहाँ तक कि तुमने मुझे एंजॉय करने का टाइम भी नहीं दिया कि पहले से मुझे प्रिपेयर हो जाने दिया करो। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ पे चीज़ों को ख़त्म करके जाना होगा। मैं श्योर हूँ कि जो एल्डर पापा हैं वो तुम्हारा वेट कर रही होंगी। तो वहीं मुरोंग भी चिल्लाते हुए कहती है, क्या अभी इम्पोर्टेंट ये है तुम इस बारे में बात कर रहे हो? चलो दोबारा से करते हैं। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मार्शल आर्ट अकेडमी का, जहाँ पे लेडी सियोंग अकेली बैठी होती हैं और जबकि तायो उसको चुपके से देख के सोच रहा होता है कि ये अकेली बैठ के यहाँ पे रोती रहती है। क्या मुझे उसको जाके कंफर्ट करना चाहिए कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बीच में आ सकता हूँ। और वहीं दिखाया था कि उसके पीछे बुनियोंग और सियोजिन अपने सीने पर हाथ रखे सोच रहे होते हैं कि जल्दी से जाके कुछ करो, रोज ही ना इस तरीके से मत देखते रहा करो तायो। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ से तायरोंग आगे बढ़ते हुए वहाँ तायो के पीछे पहुँच गया होता है, जबकि तायो भी इस चीज़ को देख लेता है। वहीं दिखाया जाता है कि सीधे ही तायरोंग तायो को एक लात मारता है, जिससे दिखाया जाता है तायो तायो आगे जाके गिरता है, जिससे लेडी सियोंग की भी नज़र वहाँ तायो पे पहुंच जाती है। और वो वहीं जल्दी से अपने आंखों के आंसू को पहुंचते हुए कहती हैं कि मास्टर जंग मैं तो बस। तो वहीं तायो भी परेशान होकर हंसते हुए कहता है कि आज ये अच्छी सुबह नहीं है मिस सियोंग। और वहीं दिखाया जाता है तारोंग जो सियोजिन और वोनियोंग की तरफ जो वेल डन का साइन कर रहा होता है, वहीं वो दोनों भी वेल डन करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है दोबारा से लेडी सियोंग को, जो वहाँ रोती हुई कहती हैं कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें इस तरह की अपनी साइड को दिखा दिया। तो वहीं तायो भी जल्दी से हड़बड़ी में उठते हुए वहाँ मना करते हुए कहता है कि आखिरकार कि इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे लिए ये ठीक है तो मैं भी सुनना चाहूँगा, अगर तुम इस चीज़ को मुझसे शेयर करना चाहो तो। तो वहीं लेडी सियोंग भी कहती हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। तो वहीं तायो भी कहता है, सीनियर ब्रदर ने मुझसे एक बार ये कहा था, जब तुम अपनी खुशी को किसी के साथ बांटोगे तो वो डबल हो जाएगी, और अगर तुम दुख को बांटोगे तो वो आधा हो जाएगा। और वहीं वो ऑकवर्ड तरीके से हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, कि मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं तुम पर प्रेशर डालूं, मगर मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो इस बात को सुन के ही लेडी सियोंग बिल्कुल शांत तरीके से बैठी होती हैं। वहीं तायो आगे कहता है कि चलो छोड़ो, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, अब प्लीज़ आज तुम अच्छे से रेस्ट करना, मेरा मतलब। तो इस बात को सुन के ही वहाँ लेडी सियोंग भी वहाँ कहने लग जाती हैं कि जैसा कि तुम्हें पहले ही पता होगा कि मेरा जो क्लैन है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जैसे कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो मुझे ये पता है कि इस मार्शल वर्ल्ड में यहाँ किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। और वहीं वो रोती हुई कहती हैं, मगर फिर भी मैं यहाँ पे अपने मदर और फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और इस चीज़ को देख के तायो भी थोड़ा सा वहाँ परेशान होता है, और वहीं वो लेडी सियोंग के पास जाके उसके कंधे पे हाथ रख लेता है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी के बाहर, जहाँ एक घोड़ा आके रुकता है और वहीं कोई गेट खोलता है। और दिखाया जाता है चियोजिन, बुनियोंग और तारोंग वहाँ गेट की तरफ देखने लग जाते हैं, और दिखाया जाता है कि यहाँ मुसांग आया होता है। और इस चीज़ को देख के वो तीनों खुश होके वहाँ मुसांग की तरफ भागते हुए कहते हैं कि सीनियर डिसाइपल। वहीं बुनियोंग कह रहा होता है कि आप अपनी जेब से और वो इतना कह ही पाता है कि दिखाया जाता है तायो को, जो बहुत ज़्यादा रोते हुए बड़ी स्पीड में मुसांग के गले लगते हुए कहता है कि सीनियर डिसाइपल। तो वहीं मुसांग हंसते हुए कहता है, चलो ये ठीक है तायो, क्या तुमने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया था? मगर दिखाया जाता है तायो को, जो वहाँ बहुत ज़्यादा रोते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और इस चीज़ को देख के मुसांग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है कि जब लेडी सियोंग बता रही होती हैं तायो को कि काश मैं उन नेम प्लेट्स को तो लेके आ पाती। तो वहीं तायो कहता है कि नेम प्लेट? तो वहीं लेडी सियोंग बताती हैं, हर साल पूरा सियोंग स्टेट एक जगह गैदर होता है एंसेस्ट्रल राइट को होल्ड करने के लिए, और ये सेरेमनी है जो कि बहुत टाइम से होती हुई आ रही है। और जब कोई फैमिली मेम्बर एडल्ट हो जाता है तो उसकी जो नेम प्लेट है वहाँ उस जगह पे रखी जाती है, जिससे मालूम पड़ सके कि वो यहीं से बिलोंग करता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ। और जब हमारा वो क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ था तो उन्होंने वहाँ से हर एक वैल्यू वाली चीज़ों को ले लिया था, मगर जो नेम प्लेट हैं उनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो उन्होंने वहीं पीछे छोड़ दी होंगी।
और अगर पॉसिबल होता तो मैं खुद से जाके उन नेम प्लेट को लेके आ सकती, मगर जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने मुझसे यहाँ से निकलने के लिए भी मना किया है। क्या पता कि वो लोग दोबारा से हम पे अटैक कर दें, और मैं श्योर हूँ कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं यहाँ पे स्ट्रांग होती तो। और ये बात सारी तायो बता रहा होता है मुसांग को। वहीं मुसांग कहता है कि अच्छा तो ये हुआ था। तो वहीं तायो भी हाथ जोड़ के वहाँ चमकती हुई आंखों से कहता है कि सीनियर डिसाइपल, क्या तुम प्लीज उन नेम प्लेट्स को लेके आ सकते हो। तो वहीं मुसांग कहता है कि तायो, तुम्हें पता ही है कि मैं अभी बिल्कुल नॉर्थन ज्ञानसू से लौट के आया हूँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि हमें अपनी ट्रेडिंग कंपनी को यहाँ पे सेटअप करना है, कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं उस ग्वाइजू में जाऊँ। और इस चीज़ को सुन के ही तायो के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इस चीज़ को देख के मुसांग वहाँ परेशान हो जाता है। वहीं से तायो परेशान होकर जाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं यहाँ पे चीज़ों को देख नहीं पा रहा था ढंग से, और ये बस ऐसा है कि यंग लेडी को इस तरीके से देख के मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि तुम्हारी इस चीज़ को समझने के लिए थैंक यू। तो वहीं दिखाया जाता है वहीं तायो वहाँ और ज़्यादा परेशान होकर कहने लग जाता है कि वो बेचारी लड़की वो बस अपनी फैमिली को मिस कर रही है, और ऐसा लगता है कि वो परेशान होकर यहाँ बीमार हो जाएगी क्योंकि मैं इतने ज़्यादा यूजलेस हूँ कि मैं उसकी हेल्प तक नहीं कर सकता। मगर ऐसा लगता है कि मैं इसी तरीके का बंदा हूँ, यहाँ तक कि मैं एक लेडी की भी हेल्प नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पे अपने सीनियर ब्रदर को इतनी ज़्यादा ट्रबल देने के लिए आ गया जो कि पहले से ही इतनी ज़्यादा बिजी हैं, और मुझे लगता है कि मुझ जैसा कोई कहीं से बिलोंग ही नहीं करता। और इस चीज़ को सुन के ही वहाँ मुसांग बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए ज़्यादा होता है। वहीं तायो इस तरीके से और ज़्यादा कहने लग जाता है। वहीं इस चीज़ से परेशान होकर मुसांग कहता है चलो ठीक है, मैं समझ गया तुम ब्रेट, मुझे बस तुम्हारी इतनी हेल्प करनी है ना। तो इस बात को सुन गई तायो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए मुड़ के कहता है क्या सच में सीनियर डिसाइबल। तो वहीं मुरोंग पीछे से कहती है क्या ये ग्वाइजू की वही सियोंग स्टेट नहीं है जो सिंचुआन के बॉर्डर पे पड़ती है, और मैंने सुना है कि ये टैंक लैंड से ज़्यादा दूर नहीं है। इस बात को सुन के ही मुसांग सोच रहा होता है कि हाँ, जब मैं इस बारे में याद करूँ तो टैंक लैंड के पास मेरी थोड़ी सी मनी है, तो मुझे वहाँ जाके उसको भी ले लेना चाहिए। तो वहीं मुसांग कहता है चलो ठीक है, जब मेरा कुछ सिंचुआन में बिजनेस है तो मैं इस चीज़ का ध्यान रख लूँगा। और इस चीज़ को सुन के ही तायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं वो कह रहा होता है कि सीनियर डिसाइपल तुम सच में बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। और वहीं मुरोंग वहाँ धीमे से तायो से कहती है ओहो, तुम पहले मना कर रहे थे कि तुम सच में मिस सियोंग के लिए फील करते हो। इस चीज़ को सुन गई तायो वहाँ अपनी नज़रें चुराते हुए कहता है कि नहीं, वो तो बस ऐसा है कि मैं फेलो मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं इस मार्शल अकेडमी का यंगेस्ट हूँ। तो वहीं मुरोंग भी आंख मारते हुए कहती है कि हाँ, मेरा भी सिंचुआन में थोड़ा बिजनेस है, तो इसलिए मैं मास्टर याक के साथ ट्रैवल करूंगी और उनको इस बारे में भूलने नहीं दूंगी। तो इस चीज़ को सुन गई वहाँ तायो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है कि चीफ पेट्रोलर। वहीं मुरोंग हंसते हुए सोच रही होती है कि इस बदले में मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर भी कर दूंगी। और वहीं दिखाई जाती है पापा वहाँ पीछे से बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहती हैं कि यंग मिस। और इस बात को सुन के ही मुरोंग बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए पीछे पलट के कहती है कि पापा मैं वापस आ गई। और इस चीज़ को सुन के ही पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं कि क्या मतलब है मैं वापस आ गई, यहाँ तक कि तुम मुझे बता के भी नहीं गई कि तुम कहाँ गई थी। तो इस चीज़ को सुन के मुरोंग परेशान होकर कहती है कि सॉरी पापा, मैं बस इसके बारे में भूल गई थी। तो वहीं पापा और ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती हैं क्या तुम ये कह रही हो कि तुम उसे भूल गई थी जो तुम्हारे साथ बचपन से है, जब तुम एक छोटी सी बच्ची थी, और तुम्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में क्योंकि तुम यहाँ आराम से अपने आप से खा सकती हो और अपने कपड़ों का ध्यान रख सकती हो। तो वहीं मुरोंग भी परेशान होते हुए कहती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो वहीं पापा और ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती हैं कि ओ डियर, आखिरकार वो मेरी छोटी सी बच्ची कहाँ चली गई। और वहीं दिखाई जाती है उन लाइटनिंग शॉट में उनका सीनियर कह रहा होता है क्या ये ड्रैगन स्टाफ वॉरियर सो मीमी नहीं है। तो वहीं वो दूसरा भी कहता है कि चीफ पेट्रोलर मुरोंग और टॉप 100 मार्शल मास्टर में से एक यहाँ इस कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी में है। और वहीं वो इस बात को कहने के बाद ही सभी बहुत ज़्यादा खुशी से मुसांग को देखते हुए कह रहे होते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था हमारी लॉर्ड से। और वहीं दिखाया जाता है कि वो सभी किसी को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हम आपको ग्रीट करते हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि ये सभी मास्टर को ग्रीट कर रहे होते हैं। वहीं मास्टर परेशान होकर कहते हैं कि मुसांग यहाँ पे क्या चल रहा है। वहीं मुसांग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि नॉर्थन ज्ञानसू में कुछ ऐसा हो गया था कि मैंने इन लोगों की वहाँ पे हेल्प कर दी, और अब ये अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए यहाँ ट्रेडिंग कंपनी की हेल्प करना चाहते हैं। और वहीं इतना कहने के बाद ही वहाँ लाइटनिंग शॉट कहने लग जाता है कि हाँ, कि प्लीज़ हमें अलाउ करो हॉनरेबल सर। तो इस बात को सुन के ही वहाँ मास्टर परेशान होते हुए कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम बस मुझसे कंफर्टेबल होकर बात करो, तुम मुझसे बस एकेडमी हेड कह सकते हो। तो इस बात को सुन के वो बंदा कहता है कि आखिरकार हम आपसे इतनी ज़्यादा कंफर्टेबली कैसे कह सकते हैं जबकि आप हमारे लॉर्ड के मास्टर हो। वहीं दूसरा भी कहता है अगर
ऑनरेबल सर ठीक नहीं है तो कैसा रहेगा ग्रेट वन। तो वहीं मुसांग वहाँ खांसते हुए कहता है कि प्लीज तुम यहाँ रुक जाओ, तुम यहाँ मेरे मास्टर को और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। तो वहीं इस बात को सुन के वो बंदा वहाँ माफी मांगते हुए कहता है कि जैसी आपकी इच्छा माई लॉर्ड। तो वहीं मुसांग मना करते हुए कहता है कि तुम पहले ये लॉर्ड कहना बंद करो। तो वहीं वो बंदा भी कहता है मगर माई लॉर्ड फिर हम आपको क्या बुलाएंगे जब लॉर्ड नहीं बुलाएंगे तो वहीं मुसांग भी कहता है कि मैंने कहा बहुत हुआ। तो वहीं इस चीज को देख के ही वहाँ मास्टर हंसते हुए सोचते हैं कि डियर जो मुसांग है वो यहाँ बहुत ज्यादा बर्डनसम बनते जा रहा है। तभी कोई वहाँ आते हुए कहता है कि ये फॉर्चुनेट की बात है कि मैं भी यहाँ कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए ही आया हूँ एकेडमी हेड कि मैं सियोंग जियोंग्यू आपके इतने ज्यादा फेवर को पहले ही पा चुका हूँ और यहाँ पे उस चीज का जो वेट है वो पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है मेरे दिल पे। जबकि मैं यहाँ पे एक मार्शल क्लैन को चलाया था और मेरे पास बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आपके लिए ठीक रहे तो प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं आपको रीपे करने के लिए आपकी ये जो ड्रैगन टाइगर ट्रेडिंग कंपनी है मैं उसको बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर सकूं और मैं तुम्हारी ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का जनरल मैनेजर बन जाऊं। तो वहीं इस बात को सुन के ही मास्टर कहते हैं कि सीनियर सियोंग कि ये सच में बहुत ज़्यादा है। और वहीं वो ऊपर देखते हुए कहते हैं तो सच में कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस छोटी सी कंट्री साइड की मार्शल एकेडमी को संभालना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सच में एक झूठ है। और जबकि मेरे पास पहले से ही कोई पावर नहीं है, ना ही पैसे और ना ही इतने ज़्यादा पीपल थे जो कि इतनी ज़्यादा आसानी से गैदर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं कैसे मना कर सकता हूँ। और जबकि मैंने अपने सभी डिसाइपल्स को यहाँ पे राइटेजियस पाथ पे चलाया है तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी टाइम आया है जिस वजह से ये इनजस्टिस की वजह से वहाँ पे दब गए थे। बस इसी वजह से क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं थी और किसी बिजनेस को ऑपरेट करना बस ये मैं सोच ही सकता था इसके बारे में। और मेरे टैलेंटेड डिसाइपल के लिए थैंक यू जिसकी वजह से ये जो ड्रीम है जिसके बारे में मैं खाली सोच ही सकता था वो आज सही होने के लिए आ रहा है। और आखिरकार मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकता हूँ। और वहीं वो उठते हुए कहते हैं जबकि ये चीज़ें इस पॉइंट पर आई चुकी हैं तो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि आप सभी यहाँ पे मेरी इस ड्रैगन टाइगर ट्रेडिंग कंपनी को डेवलप करने में मदद करें। तो और वहीं वो ग्रीट करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ कि मैं आपसे इस चीज़ के बारे में पूछता हूँ कि हम सभी एक साथ गैदर होके इस ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी को और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। और इस चीज़ को सुन के ही वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं लाइटनिंग शॉट में से उनका एक सीनियर कहता है कि हम आपकी इस विश को एक्सेप्ट करते हैं कि ग्रेट एकेडमी हेड जंग। वहीं दूसरा भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और इस ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी को भी। तो वहीं सीनियर सियोंग भी कहते हैं कि अब मैं भी आप ही की केयर में रहूंगा एकेडमी हेड। और इस चीज को देख के ही वहाँ मुसांग हंसते हुए सोच रहा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बिजनेस का और स्टोर का वो पहले कंप्लीट हो चुका है और जो प्रॉब्लम थी रूट की जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी वो भी अब सॉल्व हो गई। तो ये शुरुआत है ड्रैगन टाइगर ट्रेडिंग कंपनी की। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मा यांग जी का जो वहाँ कह रहा होता है कि जो ऑप्शन घोस्ट एम्परर है वो यहाँ डिसअपियर हो गया। और ये बात वो चियोल जवा से कह रहा होता है। वहीं वो आगे कहता है कि ऐसा लगता है कि जो मास्टर याक हैं उन्होंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने बिना कोई सिंगल टेस्ट छोड़े हुए इस चीज़ का अच्छी तरीके से ध्यान रख लिया है। तो वहीं चियोल जवा भी कह रही होती है कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन के दिखा रहा था मगर आखिर में उसने ये कर ही दिया। तो वहीं मा यांग जी भी कहता है कि जो एल्डर की असेंबली है वो इस चीज़ को सुन गई बहुत ज़्यादा नोइजी होती जा रही है। तो वहीं चियोल जवा भी कहती है कि मैं श्योर हूँ कि पहले वो 4 आई डीमन और अब ऑप्शन घोस्ट टेम्परर अचानक से इनका ऐसा एनकाउंटर हो गया तो जिन लोगों ने भी हेल कासल से हेल्प को रिसीव किया है वो इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि इनके साथ कुछ तो गलत चल रहा है। और अब मैं इस चीज़ को खुद देख भी सकती हूँ कि वो इस वजह से उनकी टांगें भी कब कपा रही होंगी कि कब उनका नंबर आ जाए। और वैसे ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उन ओल्ड लोगों से अभी छुटकारा पा सकती हूँ कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाए मगर मेरी स्किल्स उन लोगों पे बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो मेरे लिए यूज़फुल हो। और वहीं वो डिसअपॉइंट होती हुई कहती है कि यहाँ पे सच में कोई भी ऐसा टैलेंटेड नहीं है मगर जिस तरीके से उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो ऐसा लग रहा है कि आखिर में आके मास्टर याक मेरे इस चार्म में फंसते जा रहे हैं। और यहीं से सीन दिखाया जाता है कि एक बंदा वहाँ एक रूम के बाहर आते हुए गेट पे कहता है कि ग्रेट वन मैं गुई की सियोंग हूँ। तो वहीं अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। वहीं वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ किस वजह से आए हो। तो वहीं गुई सोंग भी कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ जैसा कि तुमको पता ही होगा उसने एक बंदे को गोल्डन ब्लड टोकन दिया था। तो इस बात को सुन गई वो बंदा बहुत ज्यादा प्रेशर निकालते हुए कहता है कि जीवा ने किसी को गोल्डन टोकन दिया था और हमें मालूम पड़ता है कि ये आयरन ब्लड बटालियन का लीडर है। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म होता है।